हेलो जया। हेलो सर। कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और कैसा चल रहा है जर्मनी में? जर्मनी इज़ रियली गुड। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। काफ़ी एक्सपोजर है, रिसर्च भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो या अकेले रहना इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट, बट जर्मनी इज़ रियली गुड ओके, एंड कब वेरी बिग कंट्री। ओके, सर, कब आए आप जर्मनी? थोड़ा सा मैं बताओ। आई थी अक्टूबर 1 2024 लास्ट ईयर। ओके। और पहले एक बार हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, कि जिससे उनको पता चले कि आपके बारे में, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर, राइट? सो मेरा नाम जया है एंड आई कम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया. And I did my bachelor's in microbiology honors and master's in medical microbiology honors. Then I worked for 1 year at National Institute of Immunology, and then I applied for PhD in Germany. And I applied for the scholarship. I got the scholarship, and that's how I'm here for my research work. तो यू हैव डन बैचलर फ्रॉम अमेठी, राइट? I'm at University Rajasthan, and In microbiology. yeah, microbiology honors. Okay. And Oh. master's from MGM Medical College, Navi Mumbai, in medical microbiology, specialization. और ये जर्मन स्टार्ट कब किया आपने सीखना? ओके, सो जब मैं बैचलर्स में थी तो तब मेरे यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी कोर्स था एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विथ बेसिक जर्मन तब. Yeah. एंड देन आई डेवलप्ड माय इंटरेस्ट इन shifting to Germany, so I then decided to do a full course on German language like A1, A2, B1 tak. So that's how I started with you for my German language course. आई थिंक जो आपकी जो बेसिक जर्नी स्टार्ट हुई वो बाई, मैं बोल सकता हूँ बाई Yeah. लक हम वहीं मिल चुके थे यूनिवर्सिटी Yeah. में। अब मैं शायद आप लोगों को Yeah. पढ़ाता था, तो हाँ. वहां से हम वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ हाँ. और वो So आगे चल that's पाया। how I got to know कि आपका ज्ञानशाला फॉरेन लैंग्वेज है, तो फिर उधर मैंने देन एनरोल करा था फॉर फर्दर स्टडीज, बिकॉज जर्मन आपके थ्रू ही पढ़ा था बेसिक्स. तो जी। बेसिक्स मुझे तब से अब तक याद है. सो देन आई ऑप्टेड टू डू द होल कोर्स थ्रू ओके। योर इंस्टीट्यूट. तो मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जर्मनी क्यों चुना आपने? Okay, so my subject is research subject. Microbiology is a core research subject. उसका स्कोप जर्मनी में बहुत अच्छा है. इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्क एथिक्स, वर्क लाइफ बैलेंस, हाई पेइंग सैलरी, एंड यहाँ के इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड यहाँ का रिसर्च बहुत हाई फाई है. सो इट विल गिव यू अ ग्रेट पुश टू योर करियर. सो ओके। कंपेयर टू अदर कंट्रीज आई फील लाइक मेरा सब्जेक्ट जर्मनी में बेस्ट है. ओके, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि यहाँ तक का जो सफर है आपका जर्मनी तक का, आसान तो नहीं रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो उसको थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो अब जैसे आपने बताया कि आपने A1 से B1 तक ज्ञानशाला में मेरे साथ किया है, जर्मन सीखी, और वो मीनवाइल आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। और मुझे याद है कि जब ये प्रोसेस चल रहा था तो आपकी काफ़ी परेशान थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, और हम कनेक्टेड थे, और जो जो चीज़ें होती थी आप मेरे से पूछती थी, और मैं आपको जो भी हेल्प हो सकती थी वो मैं कोशिश करता था कि इसको ऐसे करो, मेरे गाइड करने की आपको कोशिश की थी, राइट? या सो बेसिकली मेरा ड्रीम तो बैचलर्स पे ही स्टार्ट हो गया था कि जाना है तो जर्मनी ही जाना है. बट देन जर्मनी ऐसे जगह है जहाँ पे कंपटीशन इज एक्सट्रीमली हाई. इट्स नॉट इजी टू इजीली गेट इनटू अ कॉलेज. इफ इट्स अ मास्टर्स कोर्स इट्स कंपैरेटिवली easier because PhD के लिए eventually you need funds and it's really hard to fund with your own money. और थोड़ा भी रिसेशन की वजह से भी यहाँ पे इश्यूज है, तो इतने इजीली तो मिलता नहीं है. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग एज सुन एज मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ था. आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे प्रोफेसर्स को मेल वगैरह करा, पब्लिश्ड पोजीशंस पे भी अप्लाई करा, और अनफॉर्चुनेटली आई गॉट जस्ट द रिजेक्शंस. नहीं हो पा रहा था. इवन एक दो जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए थे कि यार दे हैव अ प्रोजेक्ट and they can accommodate me, but unfortunately उनके पास funds नहीं थे to fund me. Then
फिर देन आई आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमएससी मैंने डिसाइड करा कि इट्स नॉट इजी टू गेट इन, रादर आई शुड गेन सम एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे एक तो या तो इफ़ यू आर फ्रॉम वेरी हाई फाई कॉलेज लाइक आईआईटी तो थोड़ा इजी हो जाता है टू गेट इन टू सम बेटर पोजिशन, और एल्स यू रियली नीड अ गुड CV। तो CV पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो CV पे वर्क करने के लिए आई देन चोज टू डू अ जॉब। आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, एंड वहाँ पे मैं माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। राइट मीनवाइल मेरा जर्मन कोर्स का रिविजन्स भी मैं आपसे ले रही थी। जी एंड देन उसके बाद मैंने कोल्ड ईमेल्स करना शुरू करा था। तो मैंने आपसे कोल्ड ईमेल्स के फॉर्मेट्स वगैरह से भी डिस्कशन करा था, उस पर भी डिस्कशन करा था। एंड देन मैंने कोल्ड ईमेल्स करे, ट्रस्ट मी, मोर देन 500-600 emails at least per day। 5 emails I used to send, and not every email has to be same। हर का फॉर्मेट अलग होता है। You have to look at the projects कि प्रोफेसर्स क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, how you can incorporate your ideas in their project। ये सारे चीज़ें हर मेल के लिए चेंज करके दिन के 5 मेल्स एंड उसका ट्रैक रखना, देन व्हेन यू गेट रिप्लाई फिर उनको रिप्लाई करना। तो इट वेंट फॉर अनदर 5-6 months ऑलमोस्ट। उसके बाद एक प्रोफेसर के थ्रू जिनके अंडर अभी मैं काम कर रही हूँ उनका रिप्लाई आया था, बट इन दैट मेल आई मेंशन्ड अबाउट अप्लाइंग फॉर एक्सटर्नल फंड्स, बिकॉज रिसेशन की वजह से सबके पास फंड्स नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट टू फॉर माई ओन सर्वाइवल मुझे फंड्स चाहिए। तो मैंने उनको लिखा था कि आई एम रेडी टू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल फंडिंग्स करके। तो वो चीज़ उनको क्लिक हुआ एंड देन ही रिवर्टेड मी बैक, एंड देन हमारे डिस्कशन वगैरह हुआ। दैट्स हाउ आई अप्लाइड फॉर द DAAD स्कॉलरशिप, दैट्स फॉर द इंडो जर्मन स्टूडेंट्स। इट्स लाइक एन एक्सचेंज प्रोग्राम जो इंडिया से बच्चे जाते हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। इट्स वैलिड फॉर बोथ मास्टर्स एज वेल एज मास्टर्स प्रोजेक्ट एंड PhD स्टूडेंट्स। तो PhD के लिए भी 2 तरीके का होता है, एक सैंडविच प्रोग्राम होता है और एक फुली फंडेड होता है। तो आई गॉट द फुली फंडेड वन। ओके मुझे याद है कि इतने सारे मेल करने के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा था और बड़े आप डिसअपॉइंटेड हो गए थे एक बार कि क्या करें। मैंने कि भाई जर्मनी में ऐसे ही है, सारा काम ईमेल से ही होता है, जो रिप्लाई आएगा वो मेल से ही आएगा, हम फोन कॉल नहीं कर सकते। तो शायद मेरा सजेशन यही था उस टाइम पे भी। हाँ, आपने ये भी सजेस्ट करा था कि वीकेंड्स पे मेल नहीं करना है, वीकेंड्स पे दे डोंट Yeah. वर्क एट ऑल, इट हैज टू बी मंडे टू फ्राइडे, एंड फ्राइडे पे अगर मैं मेल करती हूँ तो आई वोंट गेट रिप्लाई स्टिल मंडे। Yeah. ये आपका सजेशन था। ओके तो जया अब ये बताओ कि दाद की जो स्कॉलरशिप आपको मिली उसमें स्टाइपेंड जो है वो कितना मिल रहा है आपको? ओके, तो मेरा अभी स्टाइपेंड 1300 यूरोज है। इनिशियली जब आप इंडिया से जर्मनी ट्रैवल करते हैं तो दे गिव यू एडिशनली अप्रोक्सीमेटली 2000 यूरोज फॉर सर्वाइवल। इनिशियल सर्वाइवल, इनिशियल Okay. सेटलमेंट। पहले वो था, मतलब मंथली स्टाइपेंड इट्स 1300 यूरोज प्लस वो 2000 इनिशियल मंथ्स में देते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे आए हैं तो जो रेंट सब्सिडी वगैरह होता है, सॉरी रेंट सब्सिडी बोल रहे, जो ये इनिशियली रेंट के लिए हमें कॉशन मनी वगैरह देना होता है, उसके लिए भी वो लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। एंड कुछ सिटीज़ होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उधर आपको कम रेट्स में रूम वगैरह मिलता नहीं है। तो अगर हमारे कुछ 13 पर हमारे जो स्टाइपेंड है उससे 13% ज़्यादा अगर कुछ रहता है तो फिर दे गिव अस सब्सिडी एज वेल, कि अगर मोर देन 500-600 यूरोज हमारा रेंट है तो उसका सब्सिडी वापस मिल जाता है। दे कवर द इंश्योरेंस एज वेल, आपको अलग से इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज डन बाय देयर साइड। दे ऑल्सो हेल्प इन अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। ओके सो जो आपने बताया 1300 यूरो आपको हर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है, जो हाउस रेंट जो है वो भी डांट दे रहा है आपको? नहीं, हाउस रेंट मुझे वो 1300 यूरोज से ही कवर करना पड़ेगा, बट वही अगर बहुत ज़्यादा हाई रेंट है लाइक 700-800 यूरोज है एंड देन हम लोग डार्ट में अप्लाई करते हैं तो वो हमें 200-300 यूरोज हर महीना रिटर्न कर देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं। तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई डालना पड़ता है प्रूफ उसमें। ओके गुड। और वीजा में आपने बताया हेल्प किया आपको उन्होंने, और मुझे याद है कि वीजा से पहले आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे और आपके अपनी बात भी हुई थी और मैंने आपको सजेस्ट किया था वहाँ अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसके बाद आप कुछ फीस जमा होती है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। शायद वो ऐसे ही हुआ था आपका शायद प्रोसीजर ना? हाँ, तो वो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन मेरा इसके लिए था, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए था। Right. तो वो वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं था, बट यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, बिकॉज यू गेट अ पोजीशन PhD में Okay. यूजुअली। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि
बाकी जो मास्टर कोर्सेज है वहाँ पे एपीएस होता है। हाँ। शायद अपने लिए अपने पीएचडी के लिए एपीएस नहीं है, तो वो अलग से आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, राइट? या एपीएस की ज़रूरत नहीं है, मेनली आपका मास्टर्स का डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई होता है कि उनका उनका एक डेटाबेस होता है एनाबिन करके, तो आपका ओके। यूनिवर्सिटी उस डेटाबेस में H+ में आना चाहिए, तभी आपका ओके। एडमिशन हो सकता है जर्मनी में। आपका राइट। अगर H- में आता है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। देन उसके लिए कुछ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। लकीली मेरा यूनिवर्सिटी वो H+ के अंडर था, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये हम पहले ही पता देख लेते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में हाँ। क्राइटेरिया में है या नहीं है। हाँ, वो देखना Right. पड़ता है बिकॉज़ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए वरना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। तो एक्चुअली मुझे इक्विवेलेंस का उतना आइडिया नहीं है, बट वो उसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, जस्ट लाइक एपीएस। ओके। और आपके केस में शायद ब्लॉक अमाउंट की जरूरत भी नहीं है ना? नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप के Funding. थ्रू आई हूँ, तो इसलिए मुझे ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो ओके, तो जब आपको एडमिशन मिल गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, वीजा में उन्होंने हेल्प की, तो वीजा का जो प्रोसेस रहा, आपको डेट लेने में कुछ दिक्कतें आई? नहीं, उधर स्लॉट्स ऑनलाइन बुक हो जाता है। मेरे को हर वीक में वो सिर्फ हर वीक के एंड में अगले वीक का खोलते हैं, तो आपको चेक करते रहना पड़ता है कब डेट्स अवेलेबल है, एंड देन आप अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। आप जिस टाइम स्लॉट पे बुक करें, प्लीज़ उसी टाइम स्लॉट पे जाना। आगे पीछे जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स और उसका ओरिजिनल कॉपीज हमें लेके जाना पड़ता है वीज़ा ठीक। एप्लीकेशन के लिए। उसे वेरीफाई करते हैं और फिर आपकी हम्म। फाइलिंग हो जाती है, और जो वीजा फीस होती है वो उसी टाइम पे जमा होती है या पहले भी कर सकते हैं? नहीं, उसी टाइम पे जमा होती है। तो उनके पास एक एक्सप्रेस ऑप्शन भी था, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है। ऑल्दो मैंने वो चूज़ करा बिकॉज़ उससे थोड़ा प्रोसेस ईज़ी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, वरना लाइन बहुत बड़ी रहती है। अच्छा, वो 2000 रुपये दे के आपको अलग से एक्सप्रेस। हाँ, एक्सप्रेस वे जो है, ओके। हाँ। ओके। एंड मेरा स्कॉलरशिप था, तो वो यूजुअली ये मनी भी रिफंड हो जाता है। जो 6000 मैंने वीज़ा के लिए पे करा, वीज़ा मनी भी रिफंड हो गया मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो तो ये प्रोसेस बिल्कुल इजी रहा, और ये वीजा आपको कितने दिन में रिसीव हो गया? आई थिंक 2 वीक्स के अंदर आ गया था। 14 टू 15 डेज़ के अंदर वीज़ा आ जाता है। तो मेरा क्योंकि और मेरे को लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन पहले हो चुका था डॉक्यूमेंट्स का, तो यही वजह रही कि वो फटाफट से सारी चीजें सिस्टमेटिक होती नहीं, रही, और एक्चुअली वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का वो अलग था, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए था। वो उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया बिकॉज़ मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो मेरा डायरेक्ट वॉक इन था। बट अगर कोई और स्टेट से आ रहा है या किसी और स्टेट में कराना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है उसका, और जो हमारा वीज़ा प्रोसेस है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं जय यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे वीजा के लिए हमने फाइल लगाई, तो हाँ। ऐसा होता है कि आपकी जो फाइल है वो जर्मनी जाती है, वहां से वो वेरीफाइड होके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिर वापस आती है, फिर वीजा। जर्मन एम्बेसी, हाँ। यस, तो ये प्रोसीजर रहता है, तो उसमें सारा हो चुका था, तो उसमें इसलिए टाइम नहीं लगा, तो आपको इसलिए हाँ, हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे आपको ऑनलाइन में चेकलिस्ट मिल जाएगा, तो आपको Yes. सारा चेकलिस्ट चेक करना है। वो चेकलिस्ट के साथ एवरीथिंग एंड ओरिजिनल कॉपी, आपका पासपोर्ट सब लेके जाना है। आप देखिए तो एवरी डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड, एंड देन उसके बाद वो दे देते हैं विद इन अ वीक, 2 वीक्स के अंदर। किसी का तो 1 वीक के अंदर ही आ गया था। राइट। सो 15 दिन में आपको वीजा मिल गया, कोई हड़बड़ नहीं हुई, सब स्मूथ रहा, और फिर आप जर्मनी आ गए। तो हाँ। जब आप जर्मनी वीजा मिल गया, तो क्या एक्साइटमेंट थी कि इतने दिन से आप लगे हुए हो, राइट? इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही उस टाइम पीरियड में, और इतनी सारी समस्याएं रही, स्ट्रेस भी रहा कि जवाब नहीं आ रहा, और जब वीजा आपको मिल गया, आप जो सोच रहे होते दिन से और वो काम होने जा रहा है, तो एक्साइटमेंट तो अंदर 100% रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट। एक पॉइंट पे तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि मेरा तो नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकती मैं पूरे गिव अप हो चुकी थी। फिर मई में मेरा स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया, बट हाँ, स्कॉलरशिप पूरा 1 साल ले लिया। स्कॉलरशिप मिलने के बाद पूरा जर्मनी शिफ्ट होने तक, एप्लीकेशन टू जर्मनी शिफ्ट होना इज कम्प्लीटली 1 ईयर प्रोसेस। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, जो कि मैं नहीं थी। मैं बहुत एंशियस हो रही थी बीच में बिकॉज मेरे को रिप्लाई आ गए थे, बट वहाँ से अभी तक स्कॉलरशिप का कुछ अपडेट ही नहीं आया था। तो वो एक था जिस दिन आया था, रिजल्ट आया था, वो अलग एक्साइटमेंट थी। उस दिन काफ़ी रिलीव्ड फील हुआ कि नाउ आई एम गोइंग टू जर्मनी। देन Finally. वीज़ा के लिए, हाँ, फाइनली, एंड देन विद इन अ मंथ जैसे रिजल्ट आया, मई में रिजल्ट आया, मैंने
जून एंड में अप्लाई करा था हम्म, वीज़ा के लिए, एंड राइट। जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक तक आ गया था मेरे पास वीज़ा। ओके, और अक्टूबर में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होना था जो आपका हाँ, मेरा पीएचडी अक्टूबर में स्टार्ट होना था, बिकॉज़ मैं इंडिविजुअल पीएचडी कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर वाइज़ चलेगा। हम्म, इट्स जस्ट दैट कि इंडिविजुअल पीएचडी आई कैन स्टार्ट एनी टाइम, सिंस मेरा स्कॉलरशिप फर्स्ट अक्टूबर से मुझे फंड कर रहा था, तो हम्म, आई शिफ्टेड हियर ऑन फर्स्ट अक्टूबर। ओके। अब जया बात करते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप पीएचडी? मैं हाइडेलबर्ग के मेडिकल यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ पीएचडी, ओके। मेडिकल तो अब माइक्रोबायोलॉजी। मैंने सुना है कि हाइडेलबर्ग की जो यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है जर्मनी। हाँ, 1380s में बना हुआ यूनिवर्सिटी है। राइट। पूरे यूरोप में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ये। या कि वो हेरिटेज, वो उसका जो स्लॉस है और वो उधर जो यूनिवर्सिटी है वो ऑसम है, बीच में जो रिवर है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% पॉपुलेशन स्टूडेंट्स ही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। यस। और हैदराबाद तो बहुत खूबसूरत है, उसमें तो कोई उसका मुकाबले ही नहीं है। तो अब जब आपका सब हो गया, स्टार्ट हो गए, तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने जो सोचा था, जो सपने शुरू में देखे थे, वो कितने परसेंट खरे उतरे हैं? मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि रिसर्च वाइज या एक्सीलेंट है यहाँ पे। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं यहाँ आई पीएचडी करने के लिए। जर्मनी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं इनफैक्ट थोड़े बहुत आसपास के यूरोप के अदर कंट्रीज में भी मैं घूम के आई, लाइक मैं भी पेरिस जाके घूम के आई। सो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, बट यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हो, यहाँ का क्लाइमेट इतना ग्लोमी रहता है, एकदम बहुत चिली। कब बारिश हो जाए, कब धूप आता है, या तो हफ्ते भर धूप भी नहीं निकलेगा। और दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है घर मिलना। मैंने आपसे घर मिलने के लिए भी आपको हाँ पूछा था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, फिर आपको कहीं ना कहीं से वो हो गया था, मेल आ गया था, फिर वो हो गया था, राइट? मेरे को यूनिवर्सिटी का डॉर्मेट्री तो नहीं मिला, क्योंकि मेरा एडमिशन प्रोसेस काफ़ी लेट हुआ है, क्योंकि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस फॉर पीएचडी, वो भी इंडिविजुअल पीएचडी, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। आप पहले फैकल्टी में अप्लाई करते हो, उसके लिए ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराया था, तो फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका चांस बनता है कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन आपको मिले। क्योंकि यहाँ पे सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो यूजुअली मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। राइट। सो इंडिविजुअल प्राइवेट हाउसिंग के थ्रू ही मैंने थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए यहाँ पे, तो उनके थ्रू मुझे एक अच्छे रेट में एक सिंगल अपार्टमेंट मिला। वरना यूजुअली यहाँ पे शेयर्ड अपार्टमेंट्स भी रहते हैं, बट या इनिशियली अगर नहीं मिलता है घर, तो सबलेट करते हैं लोग। जैसे वो लोग एक राइट। दो महीने के लिए इंडिया आते हैं, तो वो राइट। सबलेट कर देते हैं अपना रूम, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद आप घर ढूंढ सकते हो, क्योंकि फिजिकली आके ढूंढना बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं ऑनलाइन में, आप फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू जाते हैं तो स्कैम बहुत होता है यहाँ पे। ओके। तो मेरा पहला एडवाइस ये है कि घर ढूंढना है, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप किसी सबलेट में रह लेना, या फिर यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रह लेना, रादर देन कोई भी ऑनलाइन रैंडम आप देख के पैसे दे के बुक करोगे, तो 90% चांस है वो स्कैम निकल सकता है। ओके। और तो वेरी गुड। हाँ, तो यानी कि यही कहना चाहोगे आप स्टूडेंट से कि बी केयरफुल व्हेन दे आर बुकिंग ऑनलाइन फॉर अकोमोडेशन द अकोमोडेशन। ओके। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ मिल सकता है, घर मिलना बहुत मुश्किल है जर्मनी। बहुत मुश्किल है। ये ये हर बच्चे के साथ है। कोई बच्चा लकी है जो आसानी से मिल जाता है, नहीं ऐसे ही बड़ी मेल करनी होती है और काफी लंबा प्रोसेस है। वो कहते हैं हम आपका इंटरव्यू लेंगे, हम आपको कई बार कहते हैं हम कैश लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे, कई समस्याएं रहती हैं। लेकिन जब आप जर्मनी पहुंच गए तो ये समस्या खत्म हो जाती है कि चलो आप वॉकिंग करके जा सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन रहता है कहीं ना कहीं पे। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है, ट्राम्स हैं, बसेस हम्म, हैं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए। हम्म, एसबान है, यूबान है, हम्म, सब है यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग का भी काफी अच्छा है यहाँ पे। ग्रोसरीज वगैरह के शॉप्स नियर बाय रहते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। हम्म। एक हाँ, एक अनदर प्रॉब्लम हो सकता है कि फूड। फूड, I talk ओके। about food, and if you're particularly vegetarian who don't even eat eggs, तो बहुत हम्म, बड़ा चैलेंज है, बिकॉज यहाँ पे eggs are considered as vegetarian thing. So they ओके। usually, if something has a tag of vegetarian, just confirm करना होता है कि उसमें eggs है कि नहीं, because mostly यहाँ के जर्मन फूड में सब में eggs डलता ही है। तो वो ओके। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग थिंग है यहाँ पे, तो मोस्टली मैं खुद कुक करती हूँ यहाँ पे। ओके।
चलो बहुत अच्छी बात है, अब हेल्थी खाना खा रहे हो। और हाँ क्योंकि चलो मान ये कह सकते हैं कि मजबूरी है कि वो चीज नहीं मिल रही इसलिए बनाना पड़ रहा है, और उसका फायदा ये है कि आपको हेल्थी खाना मिल रहा है। लेकिन आप पूरे दिन काम करने के बाद जब आदमी थका हुआ आ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, होता है, मैं मान सकता हूँ वो कि तो कहीं है। मूड नहीं होता है ना। ताकत नहीं होती कई बार कि इतना तो हेक्टिक हो हाँ, जाता बट है। उस केस में फिर आपको कुछ रेडीमेड फूड्स भी मिल जाते हैं जिसको आप हीट हम्म, करके खा सकते हो। प्योरली हम्म, वीगन ऑप्शंस यहाँ पे है, काफी है। हम्म, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है कि कभी नहीं मन हुआ तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। यू गेट फूड आउटसाइड जो वीगन ऑप्शंस होते हैं, तो चल जाता है का। ओके। ओके, तो वेदर सबसे बड़ा चैलेंज है आपने जैसा कि बताया, इसके अलावा और कुछ? जैसे आपके केस में तो नहीं था क्योंकि ब्लॉक अमाउंट नहीं था, तो वो वहां पे आपको रजिस्टर करो, फिर वो पैसा आप निकाल सकते हो, तो आपके में वो चैलेंज तो था नहीं। तो आपको वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराया होगा और आपका जो स्कॉलरशिप हाँ थी वो ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हो गई हो आपके अकाउंट में। अकाउंट तो खुलवाना पड़ा होगा ना? हाँ हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज वेदर के बाद या वेदर से पहले बोलूंगी ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का यस। ब्यूरोक्रेसी। हर चीज पेपर वर्क, हर चीज लेटर के थ्रू, कुछ भी आपका ईमेल्स के थ्रू काम इजीली होगा ही नहीं। यस। हर चीज लेटर भेजना, या आपके मेल बॉक्स में हर दिन एक ना एक लेटर तो रहेगा ही, कभी इलेक्ट्रिसिटी को लेके तो कभी किसी चीज को लेके। तो जर्मन अकाउंट खुलवाने के लिए पहला काम तो आपको एक परमानेंट घर चाहिए, मतलब परमानेंट एड्रेस चाहिए जो यहाँ पे आप टेम्परेरी रहना है, फिर भी परमानेंट जिसका जिसके लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। राइट। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म हाउस चाहिए आपको। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही सब काम होता है। एंड देन आपको टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे डेट्स नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना? अपॉइंटमेंट, हर चीज़ का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट, कोई चीज़ चाहिए आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट, किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बिना काम नहीं होता है। बट एक वो अच्छा ही है कि डिसिप्लिन रहता है फिर लोगों पे कि या टाइम पर से जाना लेकिन है। हम इंडियंस के लिए तो बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि हमें तो हर काम फोन पे चाहिए, फटाफट कर दो, कोई जुगाड़ कर दो यार अपॉइंटमेंट का ना। पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं कभी टाइम पे नहीं रहती हूँ, कभी टाइम पे नहीं जाती हूँ, कभी कोई चीज़ मेरे से टाइम पे नहीं होता। बट यहाँ पे वो प्रैक्टिस बनाना पड़ता है। इफ़ यू मिस योर स्लॉट, यू मिस योर स्लॉट फॉर अनदर 1 वीक, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब चैलेंजिंग ये है कि आपको जो भी करना है खुद ही करना है, क्योंकि दूसरे कोई करने वाला है नहीं, तो ऑटोमेटिक वो अंदर से चीजें आने लग जाती है, भाई करना ही पड़ेगा, अगर मिस हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो फिर चीजें ठीक करना लगता है इंसान, मैं ये बोलना चाहूंगा। वो तो है। एंड बेसिक जर्मन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। एटलीस्ट शॉपकीपर्स या कहीं कहीं पे अपॉइंटमेंट के थ्रू जा रहे हो वहां तो नहीं, यूनिवर्सिटीज में स्टिल पीपल टॉक इन इंग्लिश। बट कोई भी शॉप जाओ या कुछ भी जाओ, यू शुड नो द बेसिक जर्मन, बेसिक ये तो नंबर। ये अच्छी बात है कि आपने बीगन तक किया, तो वो हेल्पफुल रहा है ना, हाँ, हेल्पफुल हो रहा है ना? बेसिक जर्मन में ही बात करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे सारे पीपल काफी एजड हैं और उनको नहीं आता है इंग्लिश। यंग पीपल को आता है बट द ओल्डर जनरेशन, उनको नहीं आता, एंड दे यूजुअली प्रेफर टॉकिंग इन जर्मन। एंड आप अगर जर्मन में बात करेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी भी हो सकता यस, क्योंकि है। यस तो पोलाइट वे आप यूज करो, क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, आप कम्युनिकेट कैसे करें? वही। तो कम्युनिकेशन होगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अच्छा लगा तो काम जल्दी भी हो सकता है। दैट्स ग्रेट, इट्स अ गुड टिप। और क्या टिप्स देना चाहेंगे आप इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी को? यहाँ पे इंडियन स्टोर्स वगैरह काफी हैं, तो ग्रोसरीज वगैरह का, इंडियन ग्रोसरीज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है, कभी जो सामान इंडिया में मिलता है आप वो अगर जर्मनी में खरीद रहे हो ना, इंडियन पैसे का सोच के मत खरीदना, बिकॉज दैट विल हर्ट यू कि बहुत राइट। कॉस्टली लग रहा है। बट यहाँ के हिसाब से इट्स फाइन, बिकॉज यू अर्न मोर ऑब्वियसली, तो ये वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे इट्स या बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अच्छा 400 यूरो दे रहा है तो 90 रुपए रेट है, तो 36,000 रुपये तो रेंट हो गया, क्या यार ये तो बहुत महंगा है। इसके अलावा बाकी चीज एक्सपेंसेस, तो हमें इंडिया के हिसाब से उसको चेंज करके नहीं सोचना है, या भाई जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग जो सिस्टम है आपका, वो जर्मनी के हिसाब से है, तो वो चीज वहाँ पे वेरी करेगी, इसमें तो है ही ये तो। बट वो चीज अडेप्ट करने में महीना लग जाता है। राइट, क्योंकि हमें आदत नहीं है उस चीज की ना, आदत ऐसे नहीं वो। है। राइट। ओके, और सोशल लाइफ कैसी है वहाँ पे, लोग कैसे हैं, फ्रेंडली है या कैसा आपका German एक्सपीरियंस रहा? people are more into themselves, उनको इतना सोशलाइज करना नहीं पसंद। बट हाँ, सोशलाइज करने का एक ही अच्छा तरीका है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाओ, इवनिंग में बैडमिंटन वगैरह खेलने चले जाओ। देयर आर मेनी ग्रुप्स हियर यहाँ पे, लाइक हाइकिंग वगैरह वीकेंड्स में करने के लिए। तो उस सब के थ्रू सोशलाइज कर सकते हो, वरना कोई ऐसे सामने से आके तो आपसे बात नहीं करेगा यहाँ पे।
और हॉर्स राइडिंग करते थे आप यूनिवर्सिटी में, अब वहाँ हाँ। वो हॉबी आगे कंटिन्यू हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? मैंने ढूंढा तो है, थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया, तो थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब वगैरह अगर मैं कर सकती हूँ साथ में तो तन मैं कर पाऊंगी। आई मीन मैं पीएचडी में अलाउड हूँ मिनी जॉब करने के लिए। वो कितने घंटे का है आपका जो अलाउड हुआ, कितने घंटे कर सकते हैं? मेरे को 100 एग्जैक्टली टाइम का याद नहीं है, बट इतना है कि मंथली कुछ 530 यूरोस इतना ही होना चाहिए एक्स्ट्रा ओके, मिनी जॉब। 530 यूरो पर मंथ ऐसा? या तो ओके उसमें मुझे फिर टैक्स वगैरह कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ओके ओके, इससे ज्यादा कमाते हो फिर आपको टैक्स देना? हाँ, अगर मैं मोर देन 2000 कमा रही हूँ तो फिर टैक्स देना पड़ेगा, और उतना फिर वो लोग जितना उनके परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा अगर मैं कमा रही हूँ तो फिर वो उसको मेरे स्टाइपेंड से कट कर लेंगे। तो जस्ट बेसिक अमाउंट में एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पे 1300 में सर्वाइव आराम से कर रही हूँ, एंड मैं सेविंग्स भी कर पा रही हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 1000 यूरो एक बजट लेके चल रहे हैं तो आदमी आराम से सर्वाइवल कर हो सकता है उसका, राइट? हाँ, हाँ, आराम से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बचा रही हूँ या फिर मैं कुछ खरीद ही नहीं रही। ग्रोसरीज़, अपना एन्जॉयमेंट सब कुछ इंक्लूड करके भी मेरे महीने के 200-300 यूरोज़ आराम से बच जाते हैं। और ट्रैवलिंग भी कर रहे हो आप उसके साथ साथ, हाँ, ये भी। ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट है कि डॉइचलैंड टिकट ले लो। हाँ, तो डॉइचलैंड टिकट अभी तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, 59 यूरो का आता है। उससे आप पूरे जर्मनी में कहीं पे भी बस, ट्रेन, ट्राम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके एक्सेप्ट द आईसी ट्रेन्स आप यूज़ कर सकते हो। बाकी पीएचडीज़ में जॉब टिकट वगैरह भी मिल जाता है। सिंस मैं स्कॉलरशिप के थ्रू हूँ तो मुझे जॉब टिकट नहीं मिला। बट कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो सेमेस्टर टिकट भी दे देते हैं। जैसे भी आप एडमिशन ले लेते हो तो सेमेस्टर टिकट मिल जाता तो सेमेस्टर टिकट से आप बस और ट्रेन दोनों में ट्रेवल कर है। हाँ, सकते और स्टूडेंट होने के बाद तो काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको, हर जगह डिस्काउंट मिलता है। आप चाहे हेयर कट कराने जाओ या कहीं पे भी जाओ, स्टूडेंट हो तो आपको कंपैरेटिवली 10-20 यूरोज़ कम ही होगा। हो। ओके तो ये फ़ायदा है। ओके। और आपका जैसे वर्किंग आवर्स क्या रहता है यूनिवर्सिटी में? सब कुछ कुछ मैं क्राइटेरिया है? पीएचडी में हूँ तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ना मुझे पंच करना पड़ता है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको 3 साढ़े 3 साल में पीएचडी खत्म करना, अपने हिसाब से वर्क करो। यूजुअली 5-6 आवर्स सब काम करते हैं, 6 टू 7 आवर्स तो मिनिमम काम करते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि 9 बजे ही जाना है, अपने हिसाब से जाओ। तो मैं थोड़ा सुबह जिम वगैरह जाती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, फिर लैब जाती हूँ, फिर 5 बजे 6 बजे तक वापस आती हूँ। फिर मन करता है तो बैडमिंटन वगैरह खेलने चली जाती हूँ, तो अच्छा चल रहा है लाइफ। ओके। और आपके जो प्रोफेसर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनको जैसे टास्क आपको दिया तो वो रोजाना उनको आपको बताना होता है कि आप यहाँ तक पहुंचे, या क्या रहता है? नहीं, कैसे हमारा कैसे? वीकली मीटिंग रहता है, तो उनको हर ओके वीक का प्रोग्रेस बताना रहता है। बाकी कुछ बीच में डाउट हो तो उनसे जाके पूछ लो, बिकॉज़ इवेंचुअली पीएचडी में आपको अकेले ही वर्क करना है। तो आपको अपॉइंटमेंट तो नहीं लेना होता ना? नहीं, नहीं, वो डेट टाइम फिक्स हो चुका है कि हाँ, इस वीक में इस टाइम हम हमेशा मीट करेंगे। आपका ओके। प्रोग्रेस बताना होता है। नहीं, तो अगर मान लो आपको कुछ पूछ रहा है तो नहीं, नहीं, कैसे अब ऐसे कैसे जाके कैसे अप्रोच करते हो? उनकी केबिन में जाके नॉक करके उनसे पूछ ओके सकते हैं, वो फ्री है तो जस्ट उनसे जाके डाउट वगैरह पूछ लो, या उनको मेल कर दो, व्हाटएवर इज़ फिजिबल। ओके। और आपका जो अभी आप रूम का जो आपका एकोमोडेशन है, जो रूम है उसका कितना दे रहे हो महीने का, क्या रेंट है? मेरा 405 है रूम रेंट, और प्लस मैंने इलेक्ट्रिसिटी पार्टनर सेपरेटली करा है तो उसका कुछ 65 यूरोस पर मंथ है, तो 460 के आसपास है, 465। ओके, ये तो कोल्ड कोल्ड रेंट है, राइट? सब कुछ आ गया नहीं, इसमें? नहीं, नहीं, 405 इज़ वार्म रेंट, मतलब जो नहीं, उसमें हीटिंग 50 और जोड़ दो, हीटिंग वाला और 50 जोड़ दिया आपने ना? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी का है, हीटिंग अच्छा, यहाँ पे गैस सिस्टम चलता है। और हीटिंग का कितना पे करना होता है? मेरा 380 यूरोज़ 340 यूरोज़ और 70 यूरोज़ हीटिंग का है। तो मिला के 405 पे ओके करती हूँ। ओके। 365 हाँ। तो ये और वार्म हो गया, ठीक है। हाँ, होम रेंट हो गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अलग से करना पड़ता है। तो तो इलेक्ट्रिसिटी का 60-50 यूरो पर मंथ? हाँ, 60 यूरोज़ के आसपास पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो ऐसा रहता है कि आप रजिस्टर करोगे तो ईयर वाइज़ के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, ओके तो कम रेट में पड़ता है। तो पार्टनर के साथ रजिस्टर करना पड़ता है एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के साथ, तो वो ओके चल जाता ओके। और यूनिवर्सिटी आपका जो अपार्टमेंट है उससे यूनिवर्सिटी कितनी दूर है?
20 मिनट्स हार्डली। तो यहाँ पे वहाँ घर पर के बाहर ही ट्राम रहता है, तो ट्राम से 20 मिनट्स, वरना अपना खुद का साइकिल खरीद लो, साइकिल से भी जा सकते हो, एक्सेप्ट विंटर। ओके, तो सोचा आपने साइकिल लेने का? हाँ, मैंने ले लिया। यहाँ पे सेकेंड हैंड साइकिल्स वगैरह मिल जाता है, तो ओके, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज में बहुत अच्छा साइकिल मिल गया था, तो मैंने ले लिया। फर्स्ट हैंड भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चे आते जाते रहते हैं, तो अपना सामान सेल करते रहते हैं। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई अपना घर वगैरह खाली कर रहा है, उनको कुछ सामान नहीं चाहिए ना, वो घर के बाहर रख देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लेके आ सकते हो, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप लेके आ सकते हो। आपको अगर लगता है कि हाँ, ये अच्छा है, वो आप लेके आ सकते हो, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। ओके। तो घर की याद आती है कि नहीं आती? वो तो है, बट उतना नहीं। मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गई। क्योंकि नहीं, क्योंकि आप पहले से ही बाहर रहे हो, जैसे जयपुर में हाँ, भी आप रहते थे, तो थोड़ा सा कम रहा होगा ये प्रॉब्लम आपको ना? हाँ, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ एडजस्ट वगैरह होने में, तो होमसिक नहीं फील करती, बिकॉज़ मुझे पता है 1 साल में तो मैं 1 बार आ ही सकती हूँ। राइट, राइट। पूरे साल में 20-25 डेज़ की छुट्टी मिलती ही है, मतलब 30 डेज़ की मिलती ही है, तो 4-5 आगे पीछे भी ले लिया तो 25 डेज़ तो बहुत है घर आके जाने के लिए। वेरी गुड। और क्या क्या बकेट लिस्ट में कितने कंट्रीज जोड़े हुए हैं? कितना ट्रैवलिंग करना है? जितना भी शेंगेन वीज़ा में कवर हो जाए, सब तो जाके आना है। शेंगन में शायद 29 या 30 के आसपास है शायद ना? हाँ, कोशिश तो है कि 3 साल में जितना कवर कर सकती हूँ, कवर कर लूँ। ओके। अभी तो रिसेंटली पेरिस होके आई थी न्यू ईयर पे। यहाँ पे तो वैसे भी जैसे क्रिसमस आना शुरू होता है तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है, काफ़ी हैपनिंग रहता है यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर। तो क्रिसमस के टाइम पे तो यहाँ क्रिसमस मार्केट्स वगैरह लगते हैं, तो बहुत सुंदर रहता है यहाँ और अभी बर्फ पड़ने के बाद सुनसान सा हो जाता है सारा, है? पे। यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ रहा है हाइडेलबर्ग में पर्टिकुलरली, हाँ, हाँ। बट काफ़ी जगहों में बर्फ पड़ता है, तो आराम से जाके घूम के आ सकते हैं हम लोग। ओके, बर्फ कितनी दूर है आपसे? अगर आप स्कीइंग करने के लिए जाना चाहो तो आप? 30-40 मिनट्स बाय क्योंकि ट्रेन क्योंकि हाइडेलबर्ग तो बिल्कुल बीच में आ गया ना? में है, वही। तो सारा कुछ बोले साउथ, या तो म्यूनिक। साउथ में जाना पड़ेगा आपको, या तो, है ना? हाँ, थोड़ा-सा म्यूनिक वगैरह साइड या उससे आगे जाऊँगी तो बर्फ मिल जाएगा, बट न्यूरम्बर्ग करके जगह पे है, वहाँ पे काफ़ी बर्फ है अभी फ़िलहाल। न्यूरम्बर्ग तो वही आ गया आपका, हाँ, उसमें सही। हाँ, बायर्न में है ना? हाँ, हाँ, बायर्न में ही है। क्योंकि एल्प्स स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, आपके बायर्न से में ना, तो एल्प्स में जा सकते हो, बाकी ऑस्ट्रिया जा सकते हो। ग्रेट। पेरिस दैट्स गुड। और यहाँ पे ट्रेन टिकट्स, बस आई मीन मैं तो पेरिस बस से गई थी, जैसे दिल्ली से शिमला चले जाओ वैसे ही लगता है यहाँ पे, अलग मतलब कंट्री जाना। कितने कितने घंटे की जर्नी थी आपकी 6 हाइडेलबर्ग से? आवर्स ओवरनाइट जर्नी। और बस काफी कंफर्टेबल होती होंगी, तो उसमें दिक्कत हाँ, ही हाँ, नहीं। फ्लिक्स बस चलता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रहता है। कौन सा, फेलिक्स? फ्लिक्स। फ्लिक्स, ओके। अब इंडिया में भी एक फेलिक्स करके बस स्टार्ट हुए, वो ई ई हाँ, इलेक्ट्रिक है वो, शायद हाँ, जयपुर से इलेक्ट्रिक भी। बस है ये भी। हाँ, तो गुड। तो एक्सपीरियंस, तो एक्सपोजर तो मिलता ही है, आप जाके कर रहे हो और सारे काम खुद कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आप आता है। और इंडिपेंडेंट हो जाते हो पूरे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे भाई यहाँ तो पेरेंट्स होते हैं, आप चलो, क्योंकि अब यहाँ तो है ही कि चलो आप हेल्प, सजेशन तो ले सकते हो, लेकिन करना। कर ही देगा हेल्प आपको। बट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ आई थी, मेरे पास टेबल नहीं था, तो टेबल खरीद के पूरा उसमें हर चीज़ नट बोल्ट वगैरह फिक्स करना भी मेरा ही काम था। कोई अगर आप किसी से करवाने जाओ, दे विल चार्ज यू वेरी हाई, 60-70 यूरोज जस्ट टू फिक्स अ टेबल। हम्म। तो तो वो ना एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लगता है, तो खुद ही कर लेते हो आप। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, Nice. मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हो आप यहाँ आके। बहुत सारी टिप्स दी है आपने जया, और अपना अपने जो अपनी जो जर्नी है वो शेयर करी है हमारे साथ, और आई एम रियली श्योर कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो पीएचडी के लिए प्लान कर रहे हैं, या भी मास्टर कर रहे हैं, या फ्यूचर में पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो अगर ये वो वीडियो देखते हैं तो 100% उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड इट वाज रियली रियली इंफॉर्मेटिव, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के आपने जवाब दिए जो प्रॉब्लमेटिक रहते हैं जनरली। तो थैंक यू सो मच, एंड आई कैन विश यू गुड लक, एंड आप जल्दी से जल्दी पीएचडी करो और डॉक्टर बनो, और फिर आपका कॉन्वोकेशन हो तो उसमें फिर वो हेड को ऐसा करते हैं ना, उसकी अलग ही फीलिंग होती है ना। तो मैं थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करके। काफी दिन से हम कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था,
तो होता है, बट इट्स गुड। तो थैंक यू सो मच और टेक केयर, और हो सकता है तो जल्दी मिलेंगे अपन पर्सनली इन जर्मनी, राइट? आई विल टेल यू। बाय बाय, चूस, auf Wiedersehen। Whereas in